हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम वैलेंसी फाइंड आउट करना सीखेंगे। 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। वैलेंसी को सीखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो वैलेंस सेल, लास्ट सेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल, यानी किसी भी एटम का जो लास्ट सेल होता है वही क्या होता है, वैलेंस सेल होता है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, इसका जो ये लास्ट सेल है इसमें कितने एटम इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो सेल है वही क्या हुआ, वैलेंस सेल हुआ। यानी कि ये सेकंड सेल है और ये फर्स्ट सेल है, तो जो सेकंड सेल है इसका ये सेल को प्रेजेंट करता है, तो ये क्या हुआ, इसका वैलेंस सेल हुआ। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 2 यानी कि 4, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वही यानी कि जो लास्ट सेल में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, कुल मिला के कितने हुए, 4। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी हम इसलिए सीखते हैं ताकि आगे ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वैलेंसी। अगर हम आगे कोई रिएक्शन पढ़ रहे हैं या फिर बॉन्डिंग वगैरह हमें सीखनी है, तो उसके लिए हमें वैलेंसी निकालना जरूरी होता है। वैलेंसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का कंबाइनिंग पावर, जैसे कि कोई एटम दूसरे एटम से मिलकर के कंबाइंड होता है, उसके साथ जुड़ता है, तो वो पावर कैसे आती है, वैलेंसी से। कि कोई एटम कितना किन किन एटम से जुड़ सकता है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, कितने लूज कर सकता है, कितने शेयर कर सकता है, कैसे कैसा केमिकल बॉन्ड बनाता है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, वैलेंसी। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, स्पेसिफिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन गेन, लॉस आर शेयर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स। यानी कि कंबाइनिंग पावर, जुड़ने का पावर, और एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का, लॉस करने का, शेयर करने का, टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, ताकि वो केमिकल बॉन्ड्स को बना सके अदर एटम्स के साथ। ये क्या बताता है, कौन बताता है ये, तो ये वैलेंसी के थ्रू ही हो पाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। जैसे कि अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर क्या आता है, ऋण। तो हिंदी में तो माइनस को ऋण ही कहते हैं। तो वैसे ही अगर कोई एटम कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज। और यदि इलेक्ट्रॉन्स को वो निकालता है खुद से बाहर, तो उस पर क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। अब हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए, शेल्स के बारे में पता होने चाहिए, तो इससे आप वैलेंसी फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये जो एटम है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अब इसमें जो यहाँ पर इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन 12 होते हैं। तभी मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के 23 इसका एटॉमिक मास होता है। तो ये तो अलग कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे सीखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसका फर्स्ट सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका सेकंड सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। और इसका थर्ड सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ 1 है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो वही चीज है यहाँ पर कि फर्स्ट सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2। तो आप देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड सेल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, 6 और 2 8। और लास्ट सेल क्या है, थर्ड। तो ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड हो गया, लास्ट थर्ड सेल हो गया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी हमने 1 बनाया है। तब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एक ये तरीका है वैलेंसी को निकालने का। वैसे ही यहाँ पर कार्बन के लिए भी है कि लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। लेकिन इसका जो ये इस तरीके से यदि हम करेंगे कि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक तरह से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हर केस में जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वही वैलेंसी नहीं होती है। इसके लिए हम 2 केसेस हैं उसे देखेंगे, और उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे हम वैलेंसी को एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तक तो हमने जो सीखा वो
सीखा उसके बाद ये जो है केसेस, 2 केसेस है, इस पे आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर है कि फर्स्ट केस में क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने सीखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं। पहले वैलेंस शेल को फाइंड आउट करते हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, जो कि ज्यादातर किस केस में होता है, मेटल्स के केस में होता है, तो हमारी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होगी। जैसा कि हमने सोडियम के केस में वहां पर देखा था कि जो लास्ट सेल था उसमें कितना एटम इलेक्ट्रॉन बचा था, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, तो हमारी वैलेंसी सेम टू सेम वही रह गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही रह गई थी। तो एक ये है केस, और दूसरा केस क्या है, व्हेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 to 8। अगर आपका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं, 4 से लेकर के 8 तक की संख्या में बचे हैं, तो हम कैसे वैलेंसी निकालेंगे। तब वैलेंसी के लिए ये फॉर्मूला होगा कि 8 में से जो भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 से अगर 4 से लेकर 8 तक के बीच में, तो उसको हम 8 में से माइनस कर देंगे और जितना हो बचेगा वही हमारी वैलेंसी होगी। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक ये एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p, 6 और 3s1। तो लास्ट शेल क्या है, थर्ड सेल, इसमें कितने बचे हैं इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा है कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, उतनी ही रह जाएगी। वैलेंसी कितनी रह जाएगी, इसी के बराबर आ जाएगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही रह जाएगी। तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमारी वैलेंसी क्या है, एक ही रह जाएगी। अब हम देखते हैं केस 2 में। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमने इसको समझाई है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 4, यहाँ पे 2, 8 और ये 6, तो हो गया 16। अब देखिए कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 6 हुए। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेकर के 8 तक के बीच में हो तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वैलेंस इक्वल टू 8 माइनस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो सल्फर की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से इन 2 केसेस के थ्रू हम आसानी से वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं और बिल्कुल ही सही आएगा वैलेंसी आप निकालेंगे तो। अब हम चलते हैं 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स की वैलेंसी को फाइंड आउट करने। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 30 तक के सारे एटम्स को लिख दिया है और सबका आपको एटॉमिक नंबर याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स हैं उनका आप एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लीजिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लीजिए, जो ज़्यादातर इसी में से कहीं भी आता है किसी भी एग्जाम में। इन्हीं 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट एलिमेंट का देखते हैं, जो कि है हाइड्रोजन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसकी वैलेंसी क्या रह जाएगी, जैसे मैंने बताया था कि यदि 1 से लेकर 3 तक है तो वैलेंसी कितनी रह जाएगी, उतनी ही रह जाएगी जितना कि लास्ट शेल में बचा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। लेकिन एक ये केस है यहाँ पर, जो कि इस पे आप स्टार कर लीजिए, जो है हीलियम, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2। तो हमने तो सीखा कि यदि 1 से लेकर के 1 2 3 यदि होता है तो उतना ही रह जाता है वैलेंसी। लेकिन यहाँ पर इसके जो शेल है वो कंप्लीट है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बना करके फर्स्ट शुरुआत में, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम के लिए बनाया था शेल, तो इसमें सिर्फ एक ही सेल है तो एक ही हम सर्कल बनाएंगे, एक ही सेल बनाएंगे। और कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ये जो शेल है वो फुलफिल है। कैसे, तो इसके लिए ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिमेम्बर करना कि हमारे जो सेल होते हैं KLMN, ये होते हैं हमारे सेल।
और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2n²। तो ये हमारा फर्स्ट सेल है जो कि n का वैल्यू रहेगा, तो यहाँ पे 2 और n², तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट सेल में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे। अब हमारा ये सेकंड सेल है, तो इसके लिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 4 और इंटू 2 यानी कि 8। ये थर्ड है तो 3 का वैल्यू n का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 9 इंटू 2 यानी कि 18। और ये क्या है फोर्थ है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी। और यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। तो ये फर्स्ट सेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं तो यानी कि जो हमारा एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तब उसकी वैलेंसी क्या होगी 0, जो कि ये एक नोबेल गैस है और जो नोबेल गैस होते हैं उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर इसकी आप देख ही सकते हो कि इसका शेल है उसको 2 की ही जरूरत थी और 2 उसके पास है ही, तो उसको जरूरत नहीं है किसी की, तो उसकी वैलेंसी क्या रहेगी 0 रहेगी। तो एक ये केस है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। फिर है थर्ड लिथियम 1s2 2s1। अब यहाँ पर क्या होगा इसका वैलेंसी 1 ही रहेगा, क्योंकि ये जो केस है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि इसका जो लास्ट शेल है वो सेकेंड सेल है और सेकेंड सेल में कितने एटम्स होने चाहिए 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके ये कंप्लीट होगा, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देगा और फिर इसका जो ये वाला शेल है वो कंप्लीट रह जाएगा, इस तरह से वो स्टेबल रह जाएगा। तो वो क्या फैसला लेता है 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का फैसला लेता है। अब वो 7 तो उधार किसी से ले नहीं सकता है, वो ज्यादा हो जाएगा ना 7, तो इससे अच्छा वो सोचता है कि मेरे पास जो 1 है उसी को मैं निकाल दूं। तो वो क्या करता है इसी को निकाल देता है और इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अब हम देखते हैं बोरॉन। तो फोर्थ क्या है बेरिलियम है 1s2 2s2। अब इसमें क्या है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्योंकि ये वाला केस आप भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि यहाँ पर जो सेकंड सेल है उसमें कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 2 ही है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 2 रहेगी। फिर है बोरॉन 1s2 2s2 2p1। इसमें कितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या रह जाएगी 3 ही रह जाएगी। क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा है, अगर 1 से लेकर के 2 तक 3 तक है तो कितनी वैलेंसी रह जाएगी उतनी ही रह जाएगी जितनी की लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो 1 से 3 के बीच में है 3 है ये, तो इसकी वैलेंसी क्या रह जाएगी 3 ही रह जाएगी। अब है कार्बन 1s2 2s2 2p2। इसमें लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। अब यहाँ पे वो वाला केस आता है जो सेकंड केस होता है। सेकंड केस में क्या था, अगर 4 से लेकर के और 8 तक लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या केस करते हैं कि 8 में से जो भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर देते हैं। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 ही आएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4 हो जाएगी। अब है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p5। इसमें कितने हैं लास्ट में 7, तो v इक्वल टू 8 माइनस 1 मिनट सॉरी यहाँ पे 3 होगा, तो इसमें लास्ट में कितने हैं 5, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो इसकी वैलेंसी क्या है 3 हो जाएगी। अब है ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब है फ्लोरीन 1s2
2s2 2p 5। तो ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। तो 8 - 7 = 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब है नियॉन। अब यहाँ पर जैसे ये हीलियम का केस था क्योंकि वो नोबल गैस था, वैसे ही नियॉन जो है ये भी नोबल गैस है। तो इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए और इस केस को अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p 6। तो यहाँ पे ये 2 भी कंप्लीट हो गया ऑक्टेट में एंड यहाँ पे 8 भी कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए, इसके 2 भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सेल में 2 की जरूरत थी, सेकंड सेल में 8 की जरूरत थी, तो सेकंड सेल में 8 भी हो गया। तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी 0 रहेगी। और एक तरह से आप सेकंड केस पे भी इसको लगा के देख सकते हो कि 8 - 8 = 0। फिर है सोडियम। इसको हमने बहुत बार देखा है, एक बार और हम देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p 6 3s1। लास्ट सेल में कितने हैं 1। तो वैलेंसी क्या रह जाएगी 1 ही रह जाएगी। अब इसको आप खुद से कर सकते हैं, इससे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तैयार हो जाएगा। बस हम यहाँ से बढ़ाते हुए जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2। तो लास्ट सेल में कितने हैं 2 ही हैं, तो वैलेंसी क्या रह जाएगी 2 ही रह जाएगी। 3s2 3p1। लास्ट सेल में कितने हैं 3। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। सिलिकॉन में 3s2 3p2। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 8 - 4 = 4। फॉस्फोरस की 3s2 3p3। लास्ट सेल में कितने हैं 5। तो b = 8 - 5। तो वैलेंसी क्या रह जाएगी 3। तो इस तरह हमने 15, सॉरी यहाँ से आपको दिखा नहीं होगा, यहाँ तक हमने 15 एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाल ली। अगर आपको ये दिखा नहीं है तो यहाँ पे आप देख लीजिए। सिलिकॉन है, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 - 4 सेकेंड केस के अकॉर्डिंग, तो वैलेंसी क्या रह जाएगी 4। फॉस्फोरस है 15 एलिमेंट, तो लास्ट सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, तो 8 - 5 सेकेंड केस के अकॉर्डिंग, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना रहेगा 3। तो वैलेंसी इसकी 3 रह जाएगी। अब यहाँ पर हम सल्फर से देखते हैं। तो सल्फर का हमने पहले भी देख रखा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके आगे हम देखते हैं क्लोरीन का 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी सेकेंड केस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम ऊपर देख लेते हैं v = 8 - 7। तो वैलेंसी क्या रहेगी 1 रह जाएगी। इसकी वैलेंसी 1 रह जाएगी। अब है ऑर्गन। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक सेम ही है क्योंकि जगह नहीं है। अब 1s2 3s2 3p 6। तो यहाँ पे जो ये आर्गन है, इसके जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, ये भी एक तरह का नोबेल गैस है। अब हम देखते हैं कि ये जो इसका लास्ट शेल है वो थर्ड शेल है, और थर्ड शेल में हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि ये जो वैलेंसी है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है। और ये एक तरह से जो आर्गन है, एक तरह से क्या, ये तो है ही नोबेल गैस है, और नोबेल गैस में जो स्टेबिलिटी है वो ये उसको मतलब पा लेता है। ये एक स्टेबल एलिमेंट होता है क्योंकि इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल करता है। इस वजह से जो इसकी वैलेंसी होगी वो 0 रहेगी। यहाँ पर इसको 18 कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसकी जो थर्ड जो शेल है उसमें 18
इलेक्ट्रॉन्स हैं होने चाहिए, जैसा कि हमने पहले जाना कि किस में कितने होने चाहिए किस सेल में, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को भी कंप्लीट कर लेता है। तो यदि ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लेता है, उसको फुलफिल कर देता है, तब इसकी ये जो है एक स्टेबल एलिमेंट बन जाता है। और जब ये स्टेबल एलिमेंट बन जाता है तो ना इसको किसी इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत है, ना ही इसको देने की जरूरत है। तो ना लेगा ना देगा, तो कितनी रह जाएगी वैलेंसी? 0 रह जाएगी, क्योंकि वैलेंसी का मतलब क्या होता है? गेन या फिर लॉस या शेयर, ऐसा ही होता है ना वैलेंसी का मतलब, जैसे हमने पहले समझा था। तो ये तो ना ही गेन करना है इसको, क्योंकि इसका ऑक्टेट लास्ट वाला कंप्लीट ऑक्टेट रूल को ही फुलफिल करता है। तो ना ही इसको गेन करना है, ना ही लॉस करना है, ना ही शेयर करना है। तो ये क्या हो जाता है, ये अपना जो इसका वैलेंसी जो हो जाता है वो 0 का 0 ही रह जाएगा। अब है हमारा पोटेशियम, 3s2 3p6 4s1। तो इसका क्या रह जाएगा वैलेंसी? इसकी वैलेंसी 1 रहेगी। इसको हम देख लेते हैं, 3s2 3p6 4s2। तो लास्ट में कितना है? 2 ही है, तो वैलेंसी क्या रह जाएगी? 2 रह जाएगी। अब यहाँ पर इस न्यू पेज से हम स्कैंडियम से लेकर के 30 जिंक तक की वैलेंसीज को देखेंगे, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। और इसकी वैलेंसीज बहुत सारे एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं और बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्कैंडियम से। यहाँ पे तो ऑर्गन तक तो 18 हो जाता है, उसके बाद आता है हमारा 4s2 एंड 3d1। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि 4s2 जो है, वैसे तो आउटर मोस्ट सेल है, लेकिन वैलेंस सेल के केस से यदि हम देखें तो 4s और 3d ये दोनों ही वैलेंस सेल के अंदर आएंगे। तो इसलिए जो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 2 और 1 मिलाकर के 3 हो जाएंगे। और यदि हमने देखा था, यदि वैलेंसी 1 से लेकर के 3 तक होती है, यदि 1 से लेकर के 3 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं, तो वैलेंसी भी हमारी उतनी ही रह जाती है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब है टाइटेनियम, ऑर्गन 4s2 3d2। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो वैलेंसी यहाँ पर क्या होगी? 8 - 4 = 4। वैसे ही वैनेडियम के केस में 4s2 3d3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर? 5। तो वैलेंसी क्या होगी? 8 - 5, तो 3 वैलेंसी इसकी हो जाएगी। अब है कॉपर का केस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एक एक्सेप्शनल केस होता है। तो यहाँ पर कॉपर में नॉर्मली यदि हम लिखते हैं तो कॉपर की का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर 2 रहेगा, फिर 3d4 रहेगा, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। क्योंकि हमें पता है जो d ऑर्बिटल होता है वो कितना d सबशेल होता है, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 1 2 3 1 2 3 4 5 होते हैं। और इसमें कितने d ऑर्बिटल है? ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए? 4 1 2 3 4, एक बाकी रह गया। और हमें पता है कि कोई भी ऑर्बिटल या कोई भी शेल तब फुलफिल माना जाता है, तब स्टेबल माना जाता है जब वो फुलफिल्ड हो, यानी कि इसमें 10 के 10 हो या फिर हाफ फिल्ड हो। फुलफिल्ड का मतलब ये होता है कि यदि S है ये, तो इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर S है। और यदि हाफ फिल्ड का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक होने चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 ये 4 ऑर्बिटल तो भरे हैं, लेकिन ये 5वां है वो नहीं भरा हुआ है। तो अगर ये भर जाता है तो एक तरह से ये हाफ फिल्ड कहला जाता है और तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के केस में क्या होता है? फुल फिल्ड होना चाहिए या फिर हाफ फिल्ड होना चाहिए, तब जो सबशेल है वो हमारा स्टेबल कहलाएगा। तो अगर हम क्या करें, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो S भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और D भी जो है वो भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये भी हो जाएगा इतना। तो
ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ऐसे हो जाता है आर्गन 4s1 3d5। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तब हम देखेंगे कि अब इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला करके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अब हम सेकंड केस के थ्रू देखें तो 8 - 6 = 2। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्रोमियम की 2 हो जाएगी वैलेंसी। तो ये क्रोमियम है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब है मैग्नीज, आर्गन 4s2 3d5। तो यहाँ पर मैग्नीज है। मैग्नीज में वैसे तो कहा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें लास्ट में 7 होते हैं, बट आमतौर पर ये जो मैग्नीज है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है कि एक से अधिक वैलेंसी, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो यानी कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ निकालेगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। और ये इन 7 को अगर निकालेगा तो इसकी वैलेंसी 7 होगी और इसकी वैलेंसी 1 भी हो सकती है। तो इस तरह से जो मैग्नीज है वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। अब हम देखते हैं आयरन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट केस है आयरन। तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। आयरन भी जो है वो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 4s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। इसमें जो इसकी वैलेंसी है वो क्या होगी, वो 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आयरन है उसमें यहाँ पे आप देखिए कि इसमें S में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d6 में कितने हैं, तो 6, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये दोनों निकाल देता है तब इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। और यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर मैंने क्या बताया था, अगर फुल फिल्ड हो तब स्टेबिलिटी होती है, अगर हाफ फिल्ड हो तब स्टेबिलिटी होती है। तो क्या होगा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दे, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड बन जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। और अगर ये हाफ फिल्ड हो जाएगा तो ये और अधिक स्टेबल हो जाएगा, अधिक स्टेबल हो जाएगा ये। तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को तो ये निकालेगा ही, साथ में इसको भी अगर निकाल देता है तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी +2 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है। अगर सिर्फ इस 2 को निकालेगा तब इसकी वैलेंसी +2 होगी, और अगर ये इसके साथ साथ इसके एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी। अब है कोबाल्ट का केस, 3d7। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ 4s के 2 के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। वैसे ही निकल का केस है, तो यहाँ पर 4s2 और 3d8, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो निकल का केस है उसमें भी ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, तो इसकी जो वैलेंसी है वो +2 होगी, और कोबाल्ट की वैलेंसी है वो +2 एंड +3 भी हो सकती है। अब है कॉपर का केस, जो कि इस पे आप स्टार लगा लीजिए। इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि होता है 4s1 3d10। तब यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, यानी कि आर्गन 4s1 3d
10 को अगर ये फॉलो करता है और अगर 4s1 वाले को फॉलो करता है तब इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। और अगर ये 4s2 यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा तब इसकी वैलेंसी क्या होगी, +2 हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब है लास्ट जिंक। तो यहाँ पर 3d10, इसमें सिर्फ ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2, इसकी +2 एंड +1। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ट्रांजिशनल एलिमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े अलग हैं। वैलेंसी के केस में बहुत सारी वेरिएबिलिटीज हो करता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट को लेकर के मैं एक मतलब बहुत अच्छे से उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एक वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप इस चैनल से कनेक्ट रहेंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। एंड मैंने पूरी कोशिश की है इसको समझाने के लिए। 1 से लेकर के 20 तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी तो वो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के बीच में ही हुई होगी। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।